हेलो दोस्तों, वेलकम टू अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल। अर्जुन वॉरियर एजुकेशन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम लोग डीसी जनरेटर का स्मरणीय तथ्य वन लाइनर फॉर्मेट में और सारा फार्मूला करने जा रहे हैं। इसके बाद इसका एमसीक्यू लगाएंगे जो आने वाले सभी एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण है, जिसमें इलेक्ट्रीशियन ट्रेड से क्वेश्चन पूछी जाती है। देखिए, ताकि प्रति पोल डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न प्रति पोल, जिसको A4 क्या होता है, प्रति पोल, A4 एम्पियर होता है, T4 टर्म होता है और D4 डीमैग्नेटाइजिंग होता है। तो प्रति पोल डीमैग्नेटाइज एम्पियर टर्म, अब प्रति पोल मतलब नीचे में पोल लिख देंगे, प्रति पोल इक्वल टू क्या होता है, जेड आई थीटा बाय 360, जेड आई थीटा बाय 360। देख लीजिए, फिर से देख लीजिए, कह रहा है कि प्रति पोल डीमैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न इक्वल टू ATD बाय पोल इक्वल टू ZI इंटू थीटा बाय 360 डिग्री, ZI इंटू थीटा बाय 360 डिग्री, ZI इंटू थीटा बाय 360 डिग्री। अब देखिए, इसको हम ZI को क्या बोलते हैं, Z4 क्या होता है, तो Z4 होता है टोटल कंडक्टर। क्या होता है Z4? टोटल कंडक्टर। Z4 क्या होता है? टोटल कंडक्टर। अब Z4 टोटल कंडक्टर होता है तो Z निकालते हैं कैसे, तो Z निकालते हैं नंबर ऑफ स्लॉट्स, नंबर ऑफ क्या, स्लॉट्स इंटू पर स्लॉट कंडक्टर, ये मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या निकल जाता है, जेड निकल जाता है। नंबर ऑफ स्लॉट्स इंटू पर स्लॉट कंडक्टर, ये जेड निकल जाता है। जेड को क्या बोलते हैं, जेड को बोलते हैं टोटल कंडक्टर। अब देखिए, I4 करंट होता है, I4 क्या होता है, करंट होता है, ठीक है, I4 करंट होता है, आप समझ गए। प्रति पोल कुल एम्पियर टर्न ATT, कुल एम्पियर टर्न का बात करा है, ऊपर में क्या था, डीमैग्नेटाइजिंग, यहाँ है 84 टर्न, ATT एम्पियर टर्न, ठीक है। प्रति पोल निकालना है तो जेड आई बाय क्या होगा, 2p, जेड आई बाय 2p, जेड फॉर टोटल कंडक्टर इंटू करंट बाय 2 इंटू पोल, ठीक है। अब देखिए, प्रति पोल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग एम्पियर टर्न निकालना है, क्रॉस मैग्नेटाइजिंग, देखिए C4 क्रॉस ATT C पर पोल अगर निकालना है तो क्या होगा, जेड आई इंटू क्या 1/2p माइनस थीटा बाय 360, फिर जेड इक्वल टू क्या, टोटल कंडक्टर, I4 क्या होगा, करंट होगा, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि डीसी जनरेटर में दिष्ट EMF में उर्मिका राइफल्स को कम करने के लिए अधिक संख्या में सेगमेंट वाला कम्यूटेटर प्रयोग किया जाता है। कह रहा है कि डीसी जनरेटर में दिष्ट EMF में उर्मिका राइफल्स को कम करने के लिए अधिक संख्या में सेगमेंट वाला कम्यूटेटर प्रयोग किया जाता है। यदि मुख्य ध्रुव संतृप्त नहीं है तो आर्मेचर रिएक्शन केवल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। यदि मुख्य ध्रुव संतृप्त नहीं है तो आर्मेचर रिएक्शन केवल क्रॉस मैग्नेटाइजिंग होता है। इंटरपोल्स छोटे छोटे पोल्स होते हैं, इंटरपोल्स क्या होते हैं, छोटे छोटे पोल्स होते हैं जो योक पर मुख्य ध्रुवों के बीच लगाए जाते हैं, जो योक पर मुख्य ध्रुवों के बीच लगाया जाता है। मतलब इंटरपोल जो होता है, छोटे छोटे पोल्स होते हैं जो योक पर मुख्य ध्रुवों के बीच लगाया जाता है। इंटरपोल्स में मोटे तारों के कम बर्तन होते हैं, इंटरपोल्स में क्या होता है, मोटे तारों को कम बर्तन होते हैं। वह टॉर्क जो मशीन में कार्य करने के लिए उपलब्ध रहता है उसे सॉफ्ट टॉर्क कहा जाता है, सॉफ्ट टॉर्क कहा जाता है। वह टॉर्क जो मशीन में कार्य करने के लिए उपलब्ध रहता है उसे सॉफ्ट टॉर्क कहते हैं। वह टॉर्क जो मशीन में कार्य करने के लिए उपलब्ध रहता है उसे क्या कहते हैं, उसे सॉफ्ट टॉर्क कहते हैं। कम्यूटेटर और ब्रश की सहायता से कॉइल धारा का मान किसके के बीच के होगा, तो प्लस IC से लेकर के माइनस IC तक, प्लस करंट से लेकर के माइनस करंट तक परिवर्तित होने को कम्यूटेटर कहते हैं। मतलब कम्यूटेटर और ब्रश की सहायता से कॉइल धारा का मान अगर प्लस आई कॉइल C4 कॉइल है, प्लस I से करंट से माइनस I तक करंट तक जाएगी तो उसे परिवर्तन जो होगा, उसके बीच में जो परिवर्तन होगा उसे कम्यूटेशन कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्यूटेशन कहते हैं, ठीक है। अब देखिए, कह रहा है कि मुख्य फ्लक्स के सापेक्ष आर्मेचर फ्लक्स स्थिर होता है, मुख्य फ्लक्स के सापेक्ष आर्मेचर फ्लक्स स्थिर होता है, मुख्य फ्लक्स के सापेक्ष आर्मेचर फ्लक्स स्थिर होता है। कम्यूटेशन को सुधारने हेतु इंटरपोल्स का प्रयोग करना, उच्च प्रतिरोधकता वाले ब्रशों का प्रयोग करना, रिएक्टेंस वोल्टेज को घटाने की विधियां प्रयोग की जाती है, रिएक्टेंस वोल्टेज को घटाने की विधियां प्रयोग की जाती है। कम्यूटेशन को सुधारने हेतु इंटरपोल्स का प्रयोग करना,
उच्च प्रतिरोधकता वाले ब्रशों का प्रयोग करना, रिएक्टेंस वोल्टेज को घटाने की विधियां प्रयोग की जाती है। इंटरपोल की ध्रुवता जनरेटर के लिए अगले आने वाले मुख्य ध्रुव के समान होती है। इंटरपोल की ध्रुवता जनरेटर के लिए अगले आने वाले मुख्य ध्रुव के समान होती है। इंटरपोल की ध्रुवता मोटर के लिए इसके पीछे वाले मुख्य ध्रुव के समान होती है। इंटरपोल की ध्रुवता मोटर के लिए इसके पीछे वाले मुख्य ध्रुव के समान होती है। इसके पीछे वाले मुख्य ध्रुव के समान होती है। डीसी जनरेटर में फील्ड उत्तेजन बढ़ाने से जनरेटेड ईएमएफ का मान बढ़ता है। डीसी जनरेटर में अगर आप फील्ड उत्तेजन को बढ़ाते हैं तो इससे जनरेटेड ईएमएफ का मान बढ़ता है। डीसी मशीन में आर्मेचर को रोटर में रखा जाता है। डीसी मशीन में आर्मेचर को रोटर में रखा जाता है। इसका कारण कम्यूटेशन होता है। इसका कारण क्या है? कम्यूटेशन है। डीसी मशीन में आर्मेचर को रोटर में रखा जाता है। इसका कारण कम्यूटेशन है। बैक पिच तथा फ्रंट पिच दोनों का मान विषम होता है। YF और YB दोनों का मान क्या होता है? विषम होता है। बैक पिच और फ्रंट पिच का मान। डीसी मशीन हमेशा बंद कॉइल कुंडलन का प्रयोग किया जाता है। डीसी मशीन में हमेशा बंद कॉइल कुंडलन का प्रयोग किया जाता है। प्रयुक्त कम्यूटेशन विधि का मुख्य हानि वोल्टेज वोल्टापात 2V का होता है। मतलब प्रतिरोध कम्यूटेशन विधि का मुख्य हानि वोल्टापात 2 वोल्टेज का होता है। कंपेंसेटिंग कुंडलन आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित होता है, परंतु धारा की दिशा आर्मेचर के विपरीत होती है। कंपेंसेटिंग कुंडलन आर्मेचर के श्रेणी में संयोजित होता है, परंतु धारा की दिशा आर्मेचर के विपरीत होती है। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण जनरेटेड ईएमएफ का मान सीधे कम करता है। डीमैग्नेटाइजिंग इफेक्ट के कारण जनरेटेड ईएमएफ का मान सीधे कम करता है। आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजिंग घटक मुख्य फ्लक्स के विपरीत दिशा में होता है। आर्मेचर रिएक्शन का डीमैग्नेटाइजिंग घटक मुख्य फ्लक्स के विपरीत दिशा में होता है। शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर की क्षेत्र कुंडली लॉर्ड धारा द्वारा उत्तेजित होता है। शॉर्ट शंट डीसी जनरेटर की क्षेत्र कुंडली लॉर्ड धारा द्वारा उत्तेजित होता है। लॉर्ड धारा द्वारा उत्तेजित होता है। डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक तत्व 2.51% तक होता है। डीसी जनरेटर में अवशिष्ट चुंबक तत्व 2.51% तक होता है। ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज लॉर्ड धारा बढ़ने से बढ़ता है। ओवर कंपाउंड डीसी जनरेटर का टर्मिनल वोल्टेज लॉर्ड धारा बढ़ने से बढ़ता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे खराब पुअरेस्ट होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे खराब पुअरेस्ट होता है। डिफरेंशियल कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज रेगुलेशन सबसे खराब पुअरेस्ट होता है। डीसी जनरेटर में डीसी शॉर्ट्स द्वारा अपशिष्ट चुंबक तत्व उत्पन्न करना फ्लैशिंग कहलाती है। डीसी जनरेटर में डीसी शॉर्ट्स द्वारा अपशिष्ट चुंबक उत्पन्न करना फ्लैशिंग कहलाती है। सीरीज जनरेटर और ओवर कंपाउंड जनरेटर हेतु वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक होता है। सीरीज जनरेटर और ओवर कंपाउंड जनरेटर हेतु वोल्टेज रेगुलेशन ऋणात्मक होता है। समांतर परिचालन ऑपरेशन हेतु मुख्यतः शंट कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। समांतर परिचालन ऑपरेशन हेतु मुख्यतः शंट कंपाउंड जनरेटर का प्रयोग किया जाता है। सीरीज और ओवल कंपाउंड जनरेटर के लिए समांतर परिचालन हेतु इक्वलाइजर बार की आवश्यकता होती है। सीरीज और ओवर कंपाउंड जनरेटर के लिए समांतर परिचालन हेतु इक्वलाइजर बार की आवश्यकता होती है। जब दो सीरीज जनरेटर समांतर में परिचालित हो रहे हो तो इक्वलाइजर बार का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि समान मशीन एक समान लोड धारा ले सके। जब दो सीरीज जनरेटर समांतर में परिचालन हो रहा हो तो इक्वलाइजर बार का प्रयोग इसलिए किया जाता है ताकि समान मशीन एक समान लोड धारा ले सके। डीसी मशीन में डमी कॉइल का प्रयोग वेव कुंडलन में आर्मेचर के मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए होता है। डीसी मशीन में डमी कॉइल का प्रयोग वेव कुंडलन में आर्मेचर के मैकेनिकल बैलेंसिंग के लिए होता है। सेपरेटली उत्तेजित जनरेटर का मुख्य लाभ इसे टर्मिनल वोल्टेज के ज्यादा परास रेंज तक परिचालित किया जा सकता है। सेपरेटली उत्तेजित जनरेटर का मुख्य लाभ इसे टर्मिनल वोल्टेज से ज्यादा परास रेंज तक प्रचलित किया जाता है। फ्लाइट कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज नियम शून्य होता है। फ्लाइट कंपाउंड जनरेटर का वोल्टेज नियम शून्य होता है। डीसी मशीन में आयरन लॉस केवल आर्मेचर में होता है। डीसी मशीन में आयरन लॉस केवल आर्मेचर में होता है। ब्रश पर स्पार्किंग
रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण होती है, ब्रश पर स्पार्किंग रिएक्टेंस वोल्टेज के कारण होती है। आर्मेचर को ब्रश से शॉर्ट सर्किट न्यूट्रल अक्ष पर किया जाता है, आर्मेचर को ब्रश से शॉर्ट सर्किट न्यूट्रल अक्ष पर किया जाता है। मेटल ग्रेफाइट ब्रश में वोल्टतापात कम होता है, मेटल ग्रेफाइट ब्रश में वोल्टतापात कम होता है। ब्रश की संख्या धारा के मान पर निर्भर करती है, ब्रश की संख्या धारा के मान पर निर्भर करती है। कम वोल्टता तथा उच्च धारा डीसी मशीन के लिए क्रॉस ब्रश कॉपर ब्रश का प्रयोग किया जाता है। कम वोल्टता तथा उच्च धारा डीसी मशीन के लिए कॉपर ब्रश का प्रयोग किया जाता है। कम वोल्टता तथा उच्च धारा डीसी मशीन के लिए कॉपर ब्रश का प्रयोग किया जाता है। डीसी मशीन में एयर गैप रिएक्टेंस के समानुपाती होता है, डीसी मशीन में एयर गैप रिएक्टेंस के समानुपाती होता है। कॉपर तथा एयर की रिलेटिविटी परमिटिविटी लगभग समान होती है, कॉपर तथा एयर की रिलेटिव परमिटिविटी लगभग समान होती है, कॉपर तथा एयर की रिलेटिव परमिटिविटी लगभग समान होती है। दैट इज वन। स्लॉट वेज का प्रयोग एयर गैप को कम करने के लिए किया जाता है, स्लॉट वेज का प्रयोग एयर गैप को कम करने के लिए आता है। डमी कॉइल या हेड कॉइल, यह कॉइल के मैकेनिकल बैलेंस प्रदान करता है, कॉइल को मैकेनिकल बैलेंस प्रदान करता है। डमी कॉइल और डेड कॉइल, डमी कॉइल या डेड कॉइल यह वाइंडिंग के मैकेनिकल बैलेंस प्रदान करता है। किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफेद धुआं दिखाई देता है तो निश्चित रूप से उसके दहन कक्ष में पानी चला गया है। किसी डीजल जनरेटर सेट में यदि सफेद धुआं दिखाई देता है तो निश्चित रूप से उसके दहन कक्ष में पानी चला गया है। ऑटोमोबाइल की बैटरी आवेशित करने हेतु सेंट जनित का इस्तेमाल किया जाता है। ऑटोमोबाइल बैटरी आवेशित करने हेतु संट जनित्र मतलब का प्रयोग किया जाता है, संट जनरेटर का। डीजल जनरेटर सेट में प्रयुक्त लुब्रिकेंट तेलों का SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स नंबर संहिता विस्कोसिटी व्यक्त करता है। डीजल जनरेटर में प्रयुक्त लुब्रिकेंट तेलों का SAE सोसाइटी ऑफ ऑटोमोटिव इंजीनियर्स नंबर संहिता विस्कोसिटी व्यक्त करता है। कम्यूटेटर पर लैप और वेव दोनों बाइंडिंग की जाती है, कम्यूटेटर पर लैप और वेव दोनों बाइंडिंग की जाती है। यदि जनरेटर का बचा हुआ चुंबक तत्व खत्म हो जाए तो जनरेटर का 10% डीसी सप्लाई बैटरी में देना चाहिए। यदि जनरेटर का बचा हुआ चुंबक तत्व खत्म हो जाए तो जनरेटर का 10% डीसी सप्लाई बैटरी में देना चाहिए। ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच YC का मान 3 होता है। ट्रिप्लेक्स लैप बाइंडिंग में कम्यूटेटर पिच जिसको YC कहते हैं उसका मान 3 होता है। अगर एक डीसी के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल देते हैं तो चक्रण घूर्णन की दिशा अपरिवर्तित रहेगी। अगर एक डीसी के सप्लाई टर्मिनल को आपस में बदल दिया जाए तो चक्रण घूर्णन की दिशा अपरिवर्तित रहेगी। कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनित पूर्ण भार पर शून्य वोल्टेज रेगुलेशन प्रदान करता है। कम्युलेटिव कंपाउंड डीसी जनित पूर्ण भार पर शून्य वोल्टेज रेगुलेशन प्रदान करता है। लेवल कंपाउंड डीसी जनित प्रकाश हेतु उपयुक्त होता है, लेवल कंपाउंड डीसी जनित प्रकाश हेतु उपयुक्त होता है। आर्क वेल्डिंग हेतु 60 से 80 वोल्टेज और 300 से 600 एम्पियर धारा चाहिए। आर्क वेल्डिंग हेतु 60 से 80 वोल्टेज और 300 से 600 एम्पियर धारा चाहिए, जो डीसी डिफरेंशियल कंपाउंड जनित द्वारा प्राप्त होता है। डीसी जनित में भिन्नात्मक पिच कॉइल स्पार्किंग को कम करने हेतु प्रयोग किया जाता है। डीसी जनित में भिन्नात्मक पिच कॉइल स्पार्किंग को कम करने के लिए प्रयोग किया जाता है। आर्क वेल्डिंग हेतु प्रयुक्त डीसी जनित में ड्रॉपिंग अभिलक्षण होना चाहिए, ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होना चाहिए। आर्क वेल्डिंग हेतु प्रयुक्त डीसी जनित में ड्रॉपिंग अभिलक्षण ड्रॉपिंग कैरेक्टरिस्टिक्स होनी चाहिए। देखिए अब है कि सॉल्व न्यूमेरिकल देखते हैं। न्यूमेरिकल एक 4 पोल कितना है, नंबर ऑफ पोल्स आपको कितना है 4। डीसी जनरेटर में लैप वाइंडिंग आर्मेचर जिसमें 50 स्लॉट और 60 चालक प्रति स्लॉट है। स्लॉट की संख्या अब देखिए Z इक्वल टू आप निकालते हैं तो हम बोले थे कि नंबर ऑफ स्लॉट इंटू प्रति स्लॉट टर्न्स जो हुआ प्रति स्लॉट कंडक्टर उसको मल्टीप्लाई करने के लिए, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो आप कितना देगा, आपको 800 कंडक्टर देगा ये, ठीक है। अब देखिए ये आपको हम फार्मूला उस समय बताए थे कि Z इक्वल टू होता है चालक प्रति स्लॉट इंटू नंबर ऑफ क्या स्लॉट, ठीक है। तो चालक प्रति स्लॉट ये है, नंबर ऑफ स्लॉट ये है, 800 एम्पियर हो गया। अब देखिए यहाँ
फाई जो होता है आपका फ्लक्स होता है, फ्लक्स का वैल्यू कितना दिया है, इतना प्रति स्लॉट है। यदि प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स है, प्रति पोल उपयोगी फ्लक्स है कितना 30 वेबर है। अब कह रहा है क्या वोल्टेज क्या है ईजी, ईजी मतलब कौन सा ईएमएफ वोल्टेज, ईएमएफ वोल्टेज आपका कितना है 200 वोल्ट ईएमएफ है के लिए मशीन को निम्न में से कौन सा विकल्प पर चलाना चाहिए। हम इसमें निकालना है हमको क्या, इसमें आपको निकालना है मुझे एन निकालना है, एन निकालना है, स्पीड निकालना है जो कितनी स्पीड पर चलाना चाहिए। अब देखिए ईजी इक्वल टू होता है जब हम बात करते हैं कि इसका जनरेटेड ईएमएफ इक्वल टू, जनरेटेड ईएमएफ इक्वल टू छोटा सा जी है, जनरेटेड ईएमएफ इक्वल टू फाई जेड एन पी बाई क्या होगा आपको 60 इंटू ए, 60 इंटू ए। अब A4 क्या होता है, A4 होता है पैरेलल, पैरेलल डीसी जनरेटर में कितना नंबर ऑफ पैरेलल होता है तो 2 होता है, नंबर ऑफ पैरेलल 2 होता है, नंबर ऑफ पैरेलल पाथ कितना होता है 2 होता है डीसी जनरेटर में, तो 2 लेंगे। अब देखिए इस फार्मूला में यहाँ बैठाएंगे, देख लीजिए बैठाया हुआ है, तो हमको n निकालना है तो क्या करेंगे 60 से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा किसका ईजी इंटू कितना 60 एम्पियर, ठीक है इजी। अब बाई क्या हो जाएगा, हमको n निकालना था तो बच गया क्या फाई जेड और पी, इसको देखिए बैठा देंगे 240 60 और 4, इसको कैलकुलेशन करेंगे तो 144 मतलब 14,400 बाई 24 आएगा जो लगभग कितना देगा 600 आरपीएम देगा, ठीक है। अब देखिए ये पूछा है आपसे, क्या पूछा है देखिए ये पूछा है कि 128 स्लॉटों वाले 8 पोल आर्मेचर बाइंडिंग के लिए 15 दांतों तक फैले हुए कॉइल को क्या कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसको, तो इसको कहा जाता है एक स्लॉट पिच द्वारा शॉर्ट कॉर्डेड, एक स्लॉट पिच द्वारा शॉर्ट कॉर्डेड। देखिए पी कितना है 8 स्लॉट है और स्लॉट्स की संख्या कितना है 128 और टीथ कितना है 15, तो पोल पिच क्या होता है टोटल नंबर ऑफ स्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ पोल्स, तो 128 बाई जब ये आप कितना करोगे 128 बाई 8 करोगे तो ये कितना होगा, ये आपका 16 देगा। अब 16 देगा तो जब ये 16 देगा तो देख लीजिए 16 दिया। अब कहा कि एक कॉइल में 2 एक्टिव साइड्स के बीच विद्यमान स्लॉट अथवा चालकों की कॉइल स्पाम या कॉइल पिच कहलाती है, तो यह पोल पिच कितना हुआ 16 और तीथ कितना है 15, तो 128 स्लॉट वाले 8 पोल आर्मेचर बाइंडिंग के लिए 15 दांतों तक फैले हुए कॉइल, तो एक स्लॉट पिच द्वारा शॉर्ट कोडेड कहा जाता है, एक स्लॉट पिच द्वारा शॉर्ट कोडेड कहा जाता है, ठीक है। अब देखिए ये क्या करा है, कह रहा है कि 0.75 मीटर लंबा एक मोटर आर्मेचर कंडक्टर और 4 वेबर पर मीटर स्क्वायर वाले एक फ्लक्स डेंसिटी के संपर्क में आता है। कंडक्टर पर लगने वाले बल्ब की गणना करें जब आर्मेचर इलेक्ट्रिक करंट 5 एम्पियर है। अब देखिए ये फोर्स इक्वल टू होता है क्या होता है, देखिए बी आई एल साइन थीटा एन, ठीक है। अब देखिए एल कितना है 0.75, अब बी कितना है आपका ये 4 वेबर पर मिनट, आई क्या है 5 एम्पियर है, ठीक है आई 5 एम्पियर है। और इसके बाद देख लीजिए आई कितना है आपका 5 एम्पियर है, आई 5 एम्पियर है। अब इसमें दे दीजिए वैल्यू 4 इंटू 5 0.75 एन, और साइन थीटा कितना है 90 डिग्री क्या होता है 1, साइन थीटा 90 डिग्री 1, क्योंकि ये मोटर में लगता है तो कंडक्टर कितना 90 डिग्री पर होता है तो 90 डिग्री 1 होता है। इसको कैलकुलेशन कीजिएगा तो 15 आएगा। 500 वोल्ट पर एक 8 पोल जनित्र का आउटपुट 200 एम्पियर है। लाइव संयोजित आर्मेचर में 1280 कंडक्टर और 160 द्विक परिवर्तन दैट मीन्स कम्यूटेटर खंड है। यदि ब्रश शून्य भार उदासीन अक्ष न्यूट्रल एक्सिस में से 4 खंड अग्रवर्ती हो तो प्रति पोल आर्मेचर विचुंबकन एम्पियर फेरों की गणना करें। देखिए आप क्या क्या दिया हुआ है, फर्स्ट है कि पोल कितना दिया हुआ है टोटल, तो कह रहा है कि 8 पोल जनित आउटपुट है, 8 पोल जनित आउटपुट है, तो 8 फुट है तो 2 का बटेगा तो 4 हो जाएगा। एम्पियर कितना है 200 एम्पियर है। जेड इक्वल टू कितना है, कंडक्टर जो होता है 1280 है, चालक कम्यूटेटर खंड 160 है, ठीक है। अर्थात लैप कुंडलन में कम्यूट नंबर ऑफ कम्यूटेटर सेगमेंट इक्वल टू नंबर ऑफ स्लॉट होता है, तब स्लॉटों की संख्या कितना होगा 160 हो जाएगा। अब ब्रश 4 खंड अग्रवर्ती आगे खिसक गया है, 4 खंड अग्रवर्ती आगे खिसक गया है, जो कह रहा है क्या 4 खंड आगे खिसक गया है। ये देखिए 4 खंड क्या कह रहा है कि अग्रवर्ती पोल प्रति पोल आर्मेचर विचुंबकन, तो 4 खंड आगे खिसक गया है तो कितना होगा थीटा इक्वल टू कितना होगा 4 बाई 160 गुने 30, थीटा इक्वल टू 9 हो गया, तो थीटा इक्वल टू 9 हो गया। तो देखिए आर्मेचर एटीडी निकालते हैं तो क्या होता है जी आई थीटा बाई 360, तो 1280 गुने 200 900 9 बाई 360, इसको कैंसिल करोगे तो 6400 आएगा। अब आर्मेचर
चुंबकन एम्पियर फेरो में एटीडी निकालेंगे तो 6400/8 करेंगे तो ए इक्वल टू पी होता है। तो एटीडी में कितना हो जाएगा 800 एम्पियर टर्न हो जाएगा। कितना एम्पियर 800 एम्पियर टर्न हो जाएगा। अब देखिए इसमें क्या करा है। चालपोल लैंप कुंडलित दिष्टकारी धारा शंट जनित में 220 फेरो की आर्मेचर कुंडली है, जिनमें से प्रत्येक में कितना 0.04 ओम के है। मतलब प्रत्येक कितना ओम के क्या है, ये आपका प्रतिरोध है। तो आर्मेचर प्रतिरोध क्या होगा। तो अब देखिए एक टर्न प्रतिरोध कितना है, एक टर्न प्रतिरोध दिया हुआ है 0.04 ओम। तो प्रति पोल टर्न की संख्या कितना होगा, प्रति पोल टर्न की संख्या फेरो की संख्या बाय पोल। तो फेरो की संख्या कितना है 240 बाय पोल करेंगे तो 55 आएगा। प्रति पोल समांतर पथ परिपथ प्रतिरोध क्या हो जाएगा। तो ये देखिए प्रति पोल टर्न इंटू प्रति पोल क्या हो जाएगा प्रतिरोध। तो ये आपको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 0.220 ओम। कुल आर्मेचर प्रतिरोध प्रति समांतर पथ प्रतिरोध बाय समांतर पथों की संख्या। तो ये देखिए 0.220 बाय 4 तो 0.055 ओम हो जाएगा। अब क्या करा देखिए, एक शंट जनित में 220 वोल्टेज के टर्मिनल विभवांतर पर 195 एम्पियर प्रदान करता है आर्मेचर प्रतिरोध और शंट क्षत प्रतिरोध क्रमशः इतना है 0.02 ओम और 50 ओम है। जनित विद्युत वाहक बल का मान ज्ञात करिए। देखिए यहाँ आपको वोल्टेज कितना है 250 और आईएल कितना है 195 एम्पियर, आर ए 0.02 एम्पियर, आर ए एच कितना है 50 ओम। तो ईजी निकालना है, आई निकालेंगे तो देखिए आई करंट इक्वल टू क्या, तो वी इक्वल टू आर आए। अब देखिए आई इक्वल टू क्या होगा वी बाई आर। तो यहाँ वी बाई आर देखिए वी कितना था 250, आर कितना था देखिए 50। तो ये कितना आया 5 एम्पियर आया। अब देखिए आई ए निकालना है हमको। देखिए आर्मेचर करंट इन आर्मेचर, तो देखिए इसमें आई एच प्लस आई एल, तो ये कितना हो जाएगा आपका 5 प्लस 95 तो कितना हो जाएगा 200 एम्पियर। ठीक है 200 एम्पियर। अब देखिए ईजी निकालना है, ईजी निकालना है तो क्या होगा वी प्लस आई आर ए से, तो 250 प्लस 250 गुने 0.02 तो कितना हो जाएगा आपको 254 वोल्टेज। ठीक है ईएमएफ निकालना है, क्या निकालना है ईएमएफ। ठीक है डीएमएफ निकालना है तो जनरेटर ईएमएफ कितना होगा 254 वोल्ट। 100 खांचों वाली और प्रति खांचा 10 चालक युक्त 10 ध्रुव तरंग लेपित जनित को जब 1200 आरएमपी पर प्रचालित किया जाता है तो उत्पन्न विद्युत वाहक बल का परिकलन कीजिए। प्रति ध्रुव फ्लक्स 0.01 वेव है। अब देखिए जेड इक्वल टू आप जो है ये नंबर ऑफ टर्न्स, देखिए जब भी बात करेंगे हम देखिए जेड इक्वल टू क्या होगा आपका, जेड इक्वल टू देखिए जेड इक्वल टू जब भी बात करेंगे तो नंबर ऑफ स्लॉट्स इनटू क्या हो जाएगा आपका पर स्लॉट कंडक्टर। अब देखिए नंबर ऑफ स्लॉट कितना है, नंबर ऑफ स्लॉट देखिए प्रति खांचा 10 चालक है और ये 100 आपका क्या है खांचा है तो 100 गुने 10 कितना होगा 1000 हो जाएगा। पोल कितना है आपका, पोल जो 10 ध्रुव तरंग है तो पोल इक्वल टू 10 है और ये कितना गति है इसका आरपीएम में तो 1200 है। और फाई जो है उसका वैल्यू कितना 0.0 वेव है। अब देखिए जनरेटेड ईएमएफ इक्वल टू पी फाइव जेड एन बाई 60 इंटू एम्पियर। अब ए कितना है 2 है, 2 कुंडली है लेपित। तो अब देखिए यहाँ इसको सॉल्व कीजिए तो कितना आएगा 1000 वोल्ट आएगा। अब देखिए यहाँ कह कि एक 4 ध्रुव जनित जिसमें तरंग कुंडली लित आर्मेचर बाइंडिंग में उस होता है, मतलब एक 4 ध्रुव जनित जिसमें तरंग कुंडलित आर्मेचर बाइंडिंग होता है उसमें 51 स्लॉट होते हैं, प्रत्येक स्लॉट में 20 चालक होते हैं। तो मान लो कि प्रति ध्रुव फ्लक्स कितना है 7.0 मेगा वेव है तो वेबर है तो 1500 आरपीएम पर संचालित मशीन में उत्पन्न वोल्टता कितना होगा। देखिए फ्लक्स कितना दिया आपका मेगा वेव में दिया था, उसको वेबर में बदलने मेगा वेबर को वेबर में बदलने के लिए क्या करेंगे हम 10 मतलब 1000 से डिवाइड करेंगे तो डिवाइड करेंगे इतना हो जाएगा। टोटल कंडक्टर वही निकालेंगे जो अभी निकाले हैं, क्या नंबर ऑफ स्लॉट इक्वल टू पर स्लॉट कंडक्टर। ये हो जाएगा। रोटर का स्पीड एन कितना दिया हुआ है 1500 आरपीएम, पोल कितना है 4 तो
जनरेटेड ईएमएफ है और नंबर ऑफ पैरेलल पाथ 2 है। तो वही चीज फिर से देखिए, वही फार्मूला Eg इक्वल टू 5 ZNP बाई 60 इंटू एम्पियर, ये तो कितना आ जाएगा 357 वोल्ट। 2 किलो वाट के 200 वोल्टेज पर डीसी जनरेटर कितना लोड धारा आपूर्ति करेगा? तो पावर कितना है 2 किलो वाट और वोल्टेज कितना है 200 वोल्टेज। P इक्वल टू क्या होता है VI होता है। अब देखिए IL लोड धारा है, IL इक्वल टू P बाई V। अब देखिए P बाई V है तो 2 इंटू, अब देखिए 2 kg है तो किलो वाट है, तो इसको वाट में बदलेंगे तो 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे बाई 200 तो कितना आ जाएगा 10 एम्पियर। एक शंट जनित 440 वोल्ट पर 40 एम्पियर भार धारा की आपूर्ति करता है। तो शंट प्रतिरोध 220 ओम है तथा आर्मेचर प्रतिरोध 0.8 ओम है। तो आर्मेचर में विद्युत धारा की गणना कीजिए। देखिए वोल्ट 420, IL धारा क्या होगा, IL धारा आपका दिया है 40 जो लाइन वोल्टेज है, शंट वोल्टेज है। RAH दिया है 220 वोल्ट और RA दिया है कितना 0.8 ओम, ठीक है। आर्मेचर प्रतिरोध ए से आर्मेचर प्रतिरोध, ए से शंट प्रतिरोध। अब देखिए ISH निकालना तो V/RSH निकालेंगे तो RHS निकालेंगे तो ये देखिए 440/220 करेंगे तो 2 एम्पियर आएगा। डीसी शंट जनरेटर में IL इक्वल टू शंट तो 40 प्लस 2 कितना हो जाएगा 42 हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए और ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।